इस बार की हमारी गहन चर्चा का विषय है कैलकेरिया आर्सेनिका। हमारे पास जो स्रोत है वो देखने में बहुत ही संक्षिप्त है, मतलब बस कुछ पंक्तियों का एक पैराग्राफ। हाँ, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वे एक दूसरे से काफी अलग लगती हैं। बिल्कुल, यही बात मुझे भी दिलचस्प लगी। एक तरफ गहरी उदासी का जिक्र है तो दूसरी तरफ दिल की तेज धड़कन। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ शराबियों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ रजोनिवृत्ति के करीब पहुंच रही महिलाओं की। ये एक पहेली की तरह लगता है। सही कहा। और हमारा मकसद आज यही है कि इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या ये वाकई एक ही तस्वीर बनाते हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये कैलकेरिया आर्सेनिका है क्या चीज? स्रोत हमें इसका एक और नाम भी बताता है। हाँ, स्रोत इसे आर्सेनाइट ऑफ लाइम कहता है। ये नाम ही अपने आप में इसकी रासायनिक बनावट की कहानी बता देता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, लाइम यानी चूना, जो मूल रूप से कैल्शियम या कैलकेरिया है, और आर्सेनाइट जो आर्सेनिक का एक यौगिक है। ओहो, तो ये इन दो बहुत ही शक्तिशाली और जाने माने तत्वों का एक तरह का रासायनिक संयोजन है। बिल्कुल, दो बहुत ही ताकतवर चीजों का मिश्रण। हाय। ये अपने आप में ही दिलचस्प है। हाँ। चलिए अब देखते हैं कि यह मिश्रण इंसान पर असर कैसे करता है। शुरुआत ही एक बहुत भारी भरकम वाक्यांश से होती है, गहरी मानसिक उदासी। ग्रेट मेंटल डिप्रेशन। हाँ, मतलब ये कोई मामूली उदासी नहीं है। यहाँ गहरी शब्द पर जोर दिया गया है। और यहीं से, जैसा आपने कहा, पहेली शुरू होती है, क्योंकि अगली ही पंक्ति कहती है, जरा सी भावना से भी दिल की धड़कन का तेज हो जाना। हाँ, अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? है ना? गहरी उदासी में तो इंसान अक्सर सुस्त और प्रतिक्रियाहीन हो जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो जरा सी भावना से ही शरीर में एक तूफान आ रहा है। ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। एक तरफ मन इतना भारी है कि हिल नहीं रहा, और दूसरी तरफ शरीर इतना संवेदनशील कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बाहर से व्यक्ति शांत या उदास दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जबरदस्त बेचैनी और घबराहट चल रही है? आपने इसे बहुत अच्छे से पकड़ा। ये बाहरी शांति और भीतरी तूफान का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। होता यह है कि गहरी उदासी ऊर्जा को दबा देती है, लेकिन वो ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो अंदर ही जमा होती रहती है। तो वो कहीं तो निकलेगी। बिल्कुल। ऐसे में कोई भी छोटी सी भावनात्मक हलचल, चाहे वो डर हो, खुशी हो या चिंता, उस दबी हुई ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता देती है और वो सीधे दिल पर असर डालती है। ये एक ऐसे स्प्रिंग की तरह है हाँ, बताइए। जिसे बहुत ज्यादा दबा दिया गया हो और जरा सा भी दबाव हटने पर वो जोर से उछलता है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। तो ये मन और दिल का एक बहुत ही नाजुक और अस्थिर कनेक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये असर सिर्फ दिल की धड़कन तक ही सीमित है या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देता है? नहीं, सिर्फ धड़कन तक सीमित नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि ये रक्त संचार प्रणाली के एक और लक्षण का जिक्र करता है जो बहुत ही विशिष्ट है। और वो क्या है? सिर और छाती के बाईं ओर खून का तेज दौरा। रश ऑफ ब्लड। लेकिन यहाँ बाईं ओर का जिक्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है? स्रोत सिर्फ ये भी तो कह सकता था कि सिर और छाती में खून का तेज दौरा। इस विशिष्टता का क्या मतलब हो सकता है? ये विशिष्टता ही इस जानकारी को बहुत सटीक बनाती है। देखिए, चिकित्सा विज्ञान में शरीर के किस तरफ लक्षण प्रकट हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। जब स्रोत बाईं छाती कहता है तो वो सीधे सीधे दिल की ओर इशारा कर रहा है, जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से बाईं ओर स्थित होता है। अच्छा, तो ये सीधे दिल से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो ये सिर्फ एक सामान्य घबराहट का लक्षण नहीं है, ये सीधे तौर पर हृदय और उसकी कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ये धड़कन वाले लक्षण को और मजबूती देता है और बताता है कि समस्या का केंद्र दिल के आसपास है। ठीक है, तो अब तक की तस्वीर ये बन रही है, एक व्यक्ति जो गहरी उदासी में है लेकिन भावनात्मक रूप से अति संवेदनशील है, और उसकी ये संवेदनशीलता दिल की धड़कन और बाईं छाती में रक्त के तेज दौरे के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यहां स्रोत एक और चौंकाने वाली बात जोड़ता है, मिर्गी, एपिलेप्सिस। एक मिनट, गहरी उदासी, दिल की धड़कन और अब मिर्गी, ये तीनों लक्षण तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लगते हैं। स्रोत इन्हें एक साथ कैसे जोड़ सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आज के समय में हम मिर्गी को मुख्य रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या मानते हैं।
हाँ, ब्रेन से जुड़ी हुई। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त लगाता है। वो कहता है ये मिर्गी दिल के वाल्व की बीमारियों की वजह से होती है। वाल्वुलर डिसीजेज ऑफ द हार्ट। हाँ, मतलब ये कोई सामान्य मिर्गी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि मिर्गी के दौरे का जो मूल कारण है वो दिमाग में नहीं बल्कि दिल में है। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि दिल के वॉल्व ठीक से काम ना कर रहे हों, जिससे मस्तिष्क को मिलने वाली खून के बहाव में अचानक कोई रुकावट या बदलाव आता हो और उसी के नतीजे में दौरे पड़ते हों? हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक व्याख्या है और आज के नजरिए से देखें तो ये बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, आधुनिक चिकित्सा में हम कार्डियोजेनिक सिनकोप जैसी स्थितियों के बारे में जानते हैं, जहां दिल की समस्या की वजह से दिमाग में खून की आपूर्ति अचानक कम हो जाती है और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। हाँ, और उसमें कभी-कभी दौरे जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। तो ये स्रोत अपनी 100-150 साल पुरानी भाषा में एक ऐसे ही गहरे शारीरिक संबंध की ओर इशारा कर रहा था जो आज भी चिकित्सकीय रूप से प्रासंगिक है। कमाल है। ये हमें बताता है कि इन लक्षणों को अलग-अलग बीमारियों के रूप में नहीं, बल्कि एक ही मूल समस्या के अलग-अलग प्रकाशों के रूप में देखना चाहिए। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो उदासी, धड़कन और मिर्गी, ये सब एक ही धागे से जुड़े हैं और वो धागा है एक कमजोर या बीमार हृदय। सही। अब ये सवाल उठता है कि इस तरह की जटिल तस्वीर आखिर किस तरह के लोगों में दिखाई देती है। स्रोत हमें कुछ बहुत ही खास समूहों के बारे में बताता है। पहला जिक्र है शराब छोड़ने के बाद शराबियों की शिकायतें। और यहाँ भी स्रोत की सूक्ष्मता देखने लायक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो शराब पी रहे हैं, बल्कि उनके लिए है जो शराब छोड़ चुके हैं। हाँ, और साथ में ये भी लिखा है कि उनमें शराब की तीव्र इच्छा मतलब क्रेविंग अभी भी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दवा शराब के सीधे असर के लिए नहीं है, बल्कि शराब छोड़ने की प्रक्रिया यानी विथड्रॉल के दौरान होने वाली समस्याओं के लिए है। बिल्कुल। उस समय तो वैसे भी बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं। हाँ, शराब छोड़ने का समय शरीर और मन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तंत्रिका तंत्र अति उत्तेजित अवस्था में होता है। गहरी उदासी, चिंता, तीव्र इच्छा, ये सब उस मानसिक स्थिति का हिस्सा है। और ये मानसिक उथल-पुथल सीधे शरीर पर असर डालती है। हाँ, जो हमें फिर से उन शुरुआती लक्षणों की याद दिलाती है। जरा सी भावना से दिल की धड़कन का तेज हो जाना, तो ये उस तस्वीर में बिल्कुल फिट बैठता है। ये तो हुआ पहला समूह। दूसरा समूह तो और भी अलग है। मोटी महिलाएं रजोनिवृत्ति के करीब पहुंच रही हैं। फ्लैशी वेमेन व्हेन अप्रोचिंग द मेनोपॉज। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि स्रोत मोटी महिलाएं जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। आज के समय में इस तरह से शारीरिक बनावट को सीधे लक्षणों से जोड़ना थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका संदर्भ समझना जरूरी है। हमें ये याद रखना होगा कि ये स्रोत उस दौर का है जब चिकित्सा में व्यक्ति की प्रकृति या संविधान को बहुत महत्व दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उस समय फ्लैशी या मोटी जैसे शब्द अपमानजनक नहीं थे, बल्कि एक तरह के शारीरिक वर्गीकरण का हिस्सा थे, ठीक वैसे ही जैसे पतला या लिम्फेटिक। तो ये एक तरह का पैटर्न पहचानने का तरीका था। बिल्कुल। इसके पीछे का विचार ये था कि एक खास तरह की शारीरिक बनावट वाले लोगों में कुछ विशेष प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की प्रवृत्ति होती है। समझ गया। और रजोनिवृत्ति के साथ इसका क्या संबंध है? देखिए, रजोनिवृत्ति महिलाओं के जीवन का एक ऐसा चरण है जहां बड़े हार्मोनल बदलाव होते हैं। इन बदलावों का सीधा असर भावनात्मक स्थिरता और रक्त संचार प्रणाली पर पड़ता है। हाँ, हॉट फ्लैशेस होते हैं। सही। अचानक गर्मी लगना, जिसे हम सिर और छाती में खून के तेज दौरे से जोड़ सकते हैं, घबराहट और दिल की धड़कन का बढ़ना, ये सब रजोनिवृत्ति के आम लक्षण हैं। अच्छा। तो स्रोत ये संकेत दे रहा है कि जब एक खास शारीरिक बनावट वाली महिलाएं जीवन के इस परिवर्तनशील दौर से गुजर रही हों और उनमें ये दिल और भावनाओं से जुड़े लक्षण प्रमुखता से दिखाई दें, तो कैल्केरिया आर्सेनिका उनके लिए उपयोगी हो सकता है। तो हमारे पास दो बहुत ही अलग-अलग समूह हैं। एक वो जो एक नशे की लत से उभर रहे हैं और दूसरी वो महिलाएं जो जीवन के एक बड़े हार्मोनल बदलाव से गुजर रही हैं। लेकिन शायद दोनों में एक समान बात है, जैसा आपने पहले कहा था। दोनों ही एक तरह की शारीरिक और भावनात्मक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं, एक बड़े बदलाव से। हाँ, और यही स्रोत की खूबसूरती है
ये दो अलग-अलग स्थितियों में एक ही गहरे पैटर्न को पहचान रहा है। एक अस्थिर हृदय और तंत्रिका तंत्र जो भावनात्मक और शारीरिक तनाव के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब इस स्रोत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां रिलेशंस यानी संबंध नाम का एक खंड है। रिलेशन। ये आमतौर पर पुराने चिकित्सा ग्रंथों में होता है। ये हमें इस पदार्थ के बारे में क्या अतिरिक्त जानकारी देता है? ये खंड बहुत व्यवहारिक है। ये इस पदार्थ को अकेला नहीं देखता, बल्कि ये बताता है कि ये दूसरे पदार्थों के साथ कैसे काम करता है। मतलब एक तरह से इसके इस्तेमाल का नक्शा है। बिल्कुल। स्रोत इसे दो हिस्सों में बांटता है, कंपेयर और फॉलोज वेल। तो कंपेयर का मतलब है कि हमें इसकी तुलना किन दूसरे पदार्थों से करनी चाहिए? स्रोत में कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कॉन, ग्लोनाइन, लिथसी, पल्स और नक्स। इसका मतलब यह है कि इन पदार्थों और कैलकेरिया आर्सेनिका के लक्षणों में कुछ समानताएं हो सकती हैं और हमें सावधानी से अंतर करना चाहिए। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे ग्लोनाइन यानी ग्लोनाइन, वो भी सिर में खून के तेज दौरे के लिए जाना जाता है। तो हमें यह देखना होगा कि कैलकेरिया आर्सेनिका का मरीज ग्लोनाइन के मरीज से कैसे अलग है। और नक्स का भी जिक्र है। नक्स यानी नक्स वोमिका का इस्तेमाल भी अक्सर शराब की लत के बाद की समस्याओं में होता है। तो ये खंड चिकित्सक को और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। और दूसरा हिस्सा है फॉलोज वेल। इसका क्या मतलब है? फॉलोज वेल का मतलब है कि ये किसके बाद अच्छा काम करता है। स्रोत कहता है कि ये कोनियम के बाद अच्छा काम करता है, लेकिन फिर एक शर्त लगा देता है। हाँ, और वो शर्त ही इसे और परिष्कृत बना देती है। शर्त ये है कि ये कोनियम के बाद खासकर उन लोगों में अच्छा काम करता है जो लिम्फेटिक, सोरिक या ट्यूबरकुलर प्रवृत्ति के हों। ये थोड़े भारी शब्द हैं। लिम्फेटिक का क्या मतलब है? लिम्फेटिक का मतलब है जिनका लसिका तंत्र सुस्त हो और शरीर में सूजन की प्रवृत्ति हो। सोरिक और ट्यूबरकुलर ये पुरानी और गहरी बीमारियों की प्रवृत्तियों की ओर इशारा करते हैं। ये किसी व्यक्ति की समग्र शारीरिक बनावट को दर्शाते हैं। कह रहा है कि ए के बाद अगर व्यक्ति सी प्रकार का है तभी बी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत और सूक्ष्म दृष्टिकोण है। हाँ, ये दिखाता है कि ये प्रणाली सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं कर रही, बल्कि व्यक्ति की पूरी प्रकृति, उसके इतिहास और उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। तो इस छोटी सी पहेली को सुलझाने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो काफी स्पष्ट है। कैलकेरिया आर्सेनिका एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां गहरी उदासी के नीचे एक जबरदस्त भावनात्मक और शारीरिक अति संवेदनशीलता छिपी होती है। हाँ, और इसका केंद्र हृदय है। बिल्कुल। और इसके लक्षण, चाहे वो धड़कन हो, बाईं छाती में खून का दौरा हो या दिल की बीमारी से जुड़ी मिर्गी हो, सब उसी केंद्र से निकलते हैं। और ये पैटर्न खास तौर पर उन लोगों में दिखता है जो किसी बड़े शारीरिक या मनोवैज्ञानिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। मन और भावनाओं का तंत्र और शरीर का इंजन यानी हृदय और रक्त संचार प्रणाली, दोनों एक साथ बहुत ज्यादा संवेदनशील और अस्थिर हो गए हैं। एक में जरा सी हलचल दूसरे में बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर देती है। ये एक बहुत ही एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण है जहां किसी भी हिस्से को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह स्रोत हमें एक बहुत दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे इसमें मोटी महिलाएं या लिम्फेटिक प्रवृत्ति जैसी शारीरिक बनावट का जिक्र है, जिसे आज हम शायद नजरअंदाज कर दें। यह सोचने पर मजबूर करता है कि पुरानी चिकित्सा प्रणालियां शरीर को एक कहानी की किताब की तरह पढ़ती थीं, मतलब जहां हर शारीरिक विशेषता, हर प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण सुराग होती थी। हाँ, ये उस तरीके से बहुत अलग है जैसा हम आज स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, जहां विशेषज्ञता का बोलबाला है। सही कहा। दिल का डॉक्टर दिल देखता है, दिमाग का डॉक्टर दिमाग, और मनोचिकित्सक मन को देखता है। लेकिन हमारा ये संक्षिप्त स्रोत हमें याद दिला रहा है कि शरीर एक जुड़ी हुई कहानी है, जहां उदासी, दिल की धड़कन और मिर्गी एक ही अध्याय का हिस्सा हो सकते हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम अलग-अलग अध्यायों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम पूरी कहानी के जुड़ाव को ही भूल जाते हैं।